नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल की गाथा जितनी कही जाए उतनी कम है। आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल्स पे उनकी गाथा गाई जा रही है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नई गाथा आ जाती है। अभी एक नई गाथा आ गई है और नई गाथा है 6 अप्रैल की जो तारीख है, वो श्रीमान केजरीवाल के लिए गले का फांस बन गया है। 16 मार्च को जो सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई में जिस प्रकार से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रख रहे थे और सीबीआई की तरफ से दलील दे रहे थे, उससे यह साफ हो गया कि तुषार मेहता एक दिन का भी वक्त देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि सीबीआई फ्रंट फुट पर खेल रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फ्रंट फुट पर खेल रही है। 9 मार्च को जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें यह कहा गया और साफ साफ लिया गया संज्ञान, एक प्रकार से जब नोटिस दिया गया था, जस्टिस सूर्यकांता की कोर्ट ने जो आदेश दिया था 9 मार्च को, उसमें 27 फरवरी का जो वर्डिक्ट था लोअर कोर्ट का, उस वर्डिक्ट को स्टे किया और साथ ही साथ यह कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो अपना काम कर रही है उस पर रोक नहीं लगेगी। अमूमन होता यह है कि जिस किसी के भी खिलाफ इस तरह के आरोप लगे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के या अन्य तरीके के जो आरोप लगे होते हैं, उनको वो कोशिश ये की जाती है कि अगर सीबीआई के केस में वो बरी हो गए हैं तो ईडी का भी केस जो है सो मुलतवी हो जाता है, क्योंकि केस उसी से रिलेटेड होता है। लेकिन 9 मार्च का जो वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट में क्लियरली लिखा हुआ था कि पहली बात तो यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो यह फैसला है उसको स्टे किया जाता है और साथ ही साथ ईडी की जो भी कार्रवाई है वो कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं रुकेगी, उनका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। मतलब यह हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बीच में अरविंद केजरीवाल को बुला सकती है, फिर जांच के लिए बुला सकती है, कोई और कार्रवाई कर सकती है और जो ट्रेल है उसका पता लगा सकती है। मतलब ईडी की कार्रवाई रुकेगी नहीं, वो अपने तरीके से चलती रहेगी। खेल यहीं पर है और इसीलिए 16 मार्च की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम एसएलपी लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब 9 मार्च और 16 मार्च के बीच में उन्होंने एक खेल किया। क्या खेल किया साहब? खेल यह किया कि जस्टिस सूर्यकांता के खिलाफ, शर्मा के खिलाफ उन्होंने खत लिख दिया दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। ये मैं बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी मैं बताया था, आज फिर बता रहा हूं क्योंकि आपकी स्मृति को ये न लगे, तो आपकी याददाश्त के लिए। जस्टिस सूर्यकांता शर्मा के खिलाफ केजरीवाल ने सीजेआई देवेंद्र उपाध्याय को खत लिखा कि उनका मजमून यही था कि जस्टिस सूर्यकांता की कोर्ट में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए बेंच बदला जाए। और उधर स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। इनको अपेक्षा थी कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें वक्त दे देगा, तो तुषार मेहता ने 16 मार्च को कैटेगोरिकली हाई कोर्ट में अपील के दौरान कहा कि अगर तो इनके वकील जो यहां पर दलील दे रहे हैं, इनके वकील ये कंफर्म करें कि 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर चर्चा हो जाएगी, तब तो इनकी बात ठीक है, आप 14 दिन के लिए या जो ये 4 सप्ताह का वक्त मांग रहे हैं ये मांग लीजिए। 16 मार्च को आज 20 मार्च हो चुके हैं, मतलब ये सप्ताह अब खत्म है, कल सैटरडे है। आप समझ गए, सैटरडे को कोर्ट खुला रहेगा कि नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। बहुत विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि कोर्ट खुलता है, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति भी नहीं है। तो आज फ्राइडे को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुनवाई नहीं आई। अभी तक जो हमारे पास जो रिपोर्ट है, जो जानकारी है, अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई। इसका मतलब ये हो गया कि तुषार मेहता जिस बात का संज्ञान ले रहे थे, तुषार मेहता जिस बात का जिक्र कर रहे थे 16 मार्च को कि एक सप्ताह के अंदर में एसएलपी पर सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी, साहब मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एक सप्ताह तो छोड़ दीजिए, ये कोशिश करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल को खड़ा करके कि किसी तरीके से सेटिंग गेटिंग से एसएलपी पर चर्चा हो जाए, ताकि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के यहां जो सुनवाई हो रही है
वो उसके उस पर फाइनल वर्डिक्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट से हमको कुछ रिलीफ मिल जाए। खेल यहां पर ये चल रहा है। अरविंद केजरीवाल मंगल बाजार का शर्ट और सनी बाजार का पैंट और वहीं से चप्पल पहन के फरार हो गया है। आप ये मान लीजिए, ये तिकड़म जो चल रहा था ये फरारी का है, ये भागने का है। कहां कैसे भागने का है? कानून से भागने का खेल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अरविंद केजरीवाल अगर कट्टर ईमानदार होते तो 16 मार्च को अपना एक पिटीशन ये डालते जस्टिस सूर्यकांता के पास कि आप मुझे 12 महीने के जेल में रहने का कंपनसेशन दीजिए और श्रीमान मनीष सिसोदिया के 24 महीने जेल में रहने का कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि हमको राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी ही नहीं किया है, सीबीआई के खिलाफ प्रोसीडिंग्स मांगा है। कहा है कि जो फैब्रिकेट किया गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस केस को, और इसको सीबीआई ने फैब्रिकेट किया है। देखिए साहब, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट का इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है इन फेवर ऑफ अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को तारीख मांग रहा है कोर्ट से, ये दलील नहीं दे रहा है। भाई तुम कह रहे हो कि भाई सूर्यकांता, जस्टिस सूर्यकांता के यहां हमको न्याय नहीं मिल सकता है, ये खत लिख रहे हो। अरे भाई साथ साथ ये खत लिख देते कि चूंकि हमको राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है, इसलिए 12 महीने का हजारों करोड़ रुपया हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं किया कंपनसेशन के लिए अपील? क्यों नहीं किया जब मनीष सिसोदिया के लिए कंपनसेशन का अपील? को खेल यहां पर बड़ा तगड़ा है। जो जस्टिस जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर एसएलपी पर कोई चर्चा नहीं हुई है, और ये भ्रमित कर रहे हैं माननीय अदालत को, और ये भ्रम फैला करके कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है तो हाई कोर्ट जो है सो पजामे में आ जाएगी। मतलब हाई कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब लोअर कोर्ट से हम बरी कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का यहां पर जिक्र कर देंगे तो जस्टिस सूर्यकांता के ऊपर दबाव पड़ेगा, और हम जो 4 सप्ताह की बात कह रहे हैं वो 4 सप्ताह हमको मिल जाएगा। ये इनके दिमाग की उपज थी, और इनके जो वकील हैं वो भी इन्हीं के तरह शातिर हैं। तो वो दलील दे रहे थे कि 4 सप्ताह का हमको वक्त दे दीजिए, क्योंकि एसएलपी पर चर्चा होनी है। अब मित्रों, खेल जो हम लोगों के पास जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी है कि 6 अप्रैल की सुनवाई में तुषार मेहता का रुख और खतरनाक होगा, और 6 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसएलपी के पिटीशन पर कोई चर्चा नहीं होगी। वो आएगी ही नहीं सुनवाई के लिए, चाहे ये कितनी एड़ी जोटी का जोड़ लगा दे। देखिए, जिस दिन वर्डिक्ट आया है राउज एवेन्यू कोर्ट से, और जैसे ही सीबीआई के खिलाफ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया है लोकल अदालत ने, निचली अदालत ने, तो सीबीआई ने 1 मिनट का वक्त नहीं बर्बाद किया। फौरन सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई, फौरन, बिना वक्त गंवाए, और उन्होंने तुरंत ऑब्जेक्शन फाइल किया कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जो निचली अदालत ने जो वर्डिक्ट पास किया है वो सही नहीं है, वो गलत है, और उसमें हमारे ही खिलाफ प्रोसीडिंग्स की बात की है, ये टोटली गलत है। अगर सीबीआई, मान लीजिए सीबीआई को लगता कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉ है, हमने फैब्रिकेट किया है और निचली अदालत ने हमारे खिलाफ आदेश दे दिया है, तो वो तो सेटिंग गेटिंग का काम करती, वो अदालत जाती क्या, वो हाईकोर्ट जाती क्या दौड़ करके? क्योंकि उनको पता है कि यहां जब हमको इस बिंदु पर हमें कहा गया है कि आपने फैब्रिकेट किया है, तो अदालत तो हमको हाईकोर्ट और सुनेगी और फटकार लगाएगी और हमारी सजा हो जाएगी। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ सजा समझिए कि इनएविटेबल है। सीबीआई वहां जाती क्या? जाहिर है कि सीबीआई को अपने इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा है। अब सीबीआई ने जो दलील दी है, उस दलील को लोअर कोर्ट ने किस रूप में लिया है, या लोअर कोर्ट, अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं मित्रों बाजार में कि कहां से कैसे मैनेज हुआ। मैंने इसका एक जिक्र पहले भी किया था कि जो पहली बार लोअर कोर्ट ने बेल दिया था वो वेकेशन बेंच था, 2 दिन के लिए छुट्टी में वेकेशन बेंच आई थी और उसने अरविंद केजरीवाल जी को फौरन से पेशतर बेल दे दिया। तब इनको सीबीआई को जाना पड़ा हाई कोर्ट और वहां पर बेल रिजेक्ट हुआ, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी आए थे। ये सब मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन कहानी यह है कि लोअर कोर्ट में हुआ क्या,
कैसे अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया। अरविंद केजरीवाल नहीं, 22 के 22 आरोपी को बरी कर दिया गया। और जैसे ही इधर बरी हुआ, उधर इनका जो बैंड वैगन है वो चर्चा शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा नहीं था जिसके जो ट्रायल जिस पर चलाया जा सके। तेजी से ये बात चर्चा शुरू हो गई। लेकिन ये चर्चा नहीं शुरू हुई कि भाई सीबीआई सेम डे हाईकोर्ट अप्रोच कर चुकी है। सीबीआई के वकील तुषार मेहता कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को 1 मिनट का वक्त नहीं दिया जा सकता, 1 सप्ताह का वक्त नहीं दिया जा सकता है। और अगर आपको मैक्सिमम वक्त देना है तो 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त नहीं दीजिए। लगातार तुषार मेहता 16 मार्च को दलील देते रहे हाईकोर्ट में कि आप इन्हें 1 सप्ताह से अधिक का वक्त नहीं दीजिए, या ये अपने वकील से इंश्योर करवा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने एसएलपी लगाई है उस एसएलपी की सुनवाई 7 दिन के अंदर में हो जाती है। इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके वकीलों को मालूम है कि 1 महीने का वक्त हम लगा देंगे, 1 महीने तक में हमको सुप्रीम कोर्ट से वक्त मिल जाएगा। इसीलिए ये चाहते थे कि ये सुनवाई 4 सप्ताह तक के लिए टल जाए, एडजर्न कर दिया जाए 4 सप्ताह के लिए, मतलब 1 महीने के लिए टल जाए। 1 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी पर कुछ ना कुछ निर्णय ले जाएंगे और जस्टिस स्वर्णकांता के बेंच में जो हमारा मामला लगा हुआ है वो मामला ऑटोमेटिक नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हम वहां जाकर कह देंगे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में, हमको यह आ गया आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आपके आदेश पर स्टे लगा दिया या कुछ भी कह दिया। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि अरविंद केजरीवाल ने जो खत लिखा था जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को, उस खत का हुआ क्या? खत क्या था? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के यहां उस बेंच में मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने उस खत का कोई संज्ञान लिया? नहीं लिया तो अब अरविंद केजरीवाल की सेहत पर क्या असर होगा? 16 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा बड़ी विनम्रता से, बिना अपना आपा खोए हुए, धैर्य पूर्वक केजरीवाल के दोनों मान्यवर वकील की दलील को सुन रही थी। धैर्यपूर्वक तुषार मेहता के आर्गुमेंट को, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को भी धैर्यपूर्वक सुन रही थी। तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेड हिज लाइफ आउट ऑफ एलिगेशंस, मेकिंग एलिगेशंस। He made allegations against severals and he made his life out of allegations. ये उनका ऑब्जर्वेशन था। और इस व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी आप वक्त नहीं दीजिए, इनके खिलाफ फौरन से फौरन ट्रायल कीजिए। और जो ऑर्डर आपने निलंबित किया है, इन्होंने रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया है, इनको बोलिए कि रिप्लाई फौरन 7 दिन के अंदर में फाइल करें। इसी दौरान 9 से 16 मार्च के बीच में, 9 मार्च को आया था वर्डिक्ट हाईकोर्ट का, जस्टिस स्वर्णकांता का, और उसके बाद इन्होंने खत लिख दिया देवेंद्र उपाध्याय को। फिर इसी बीच में इन्होंने एसएलपी फाइल कर दी। 16 मार्च को यह दलील चल रही है कि इस व्यक्ति को 1 मिनट का भी वक्त नहीं दिया जा सकता, 1 सप्ताह का भी वक्त नहीं दिया जा सकता है। और धैर्यपूर्वक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दोनों की दलील को सुन रही थी। कैच ये है मित्रों, 1 सप्ताह बीत गया है, एसएलपी पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, और सप्ताह से अधिक हो गया है। 9 मार्च के वर्डिक्ट के 10 या 11 मार्च को उन्होंने खत लिख दिया है, 10 दिन हो चुका है। जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो सीजेआई है दिल्ली हाईकोर्ट के, उन्होंने उस खत का कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय संज्ञान नहीं लेने के लिए मशहूर है, लेकिन इस केस में तो संज्ञान उनको नहीं ही लेना चाहिए। जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। एक पीआईएल फाइल हुई थी मुंबई हाईकोर्ट में, हम लोगों की एक पीआईएल है दिशा सालियान और सुशांत को लेकर के, उस पर तो उन्होंने वक्त ही नहीं दिया, 1.5 साल बिता दिया जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने। खैर उसको छोड़िए, यह केस दूसरा केस है। इसमें जिस प्रकार से हाईकोर्ट की गरिमा को गिराने का काम किया है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने, उस गरिमा को पुनर्बहाल करने की जिम्मेदारी सीजेआई देवेंद्र उपाध्याय और सीजेआई सूर्यकांत पर है। हमने पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि सीजेआई सूर्यकांत को इसमें सुओ मोटो इंटरवीन करना चाहिए। यह उनके प्रेरोगेटिव है, यह उनका प्रेरोगेटिव भी है, अधिकार क्षेत्र में भी आता है। दूसरे जज ले लेते हैं, अभी कभी जस्टिस विक्रमनाथ ने एक सुओ मोटो ले लिया, उस पर उनके खिलाफ जो है सो चला गया है, बहुत सारे शिकायत चले गए हैं। दूसरे जज को, चीफ जस्टिस के अलावा किसी को सुओ मोटो लेने का अधिकार नहीं है कानूनन।
सुओ मोटो अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी से सब लोग ये अनुरोध कर रहे थे कि आप इसमें सुओ मोटो लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने अदालत की गरिमा का हनन किया है और वो जस्टिस सूर्यकांता जो लगातार इन्हीं के इसी केस को वो सुनती रही हैं, उनके पास सारे डिटेल्स हैं, तो इनको शंका थी कि उसी बेंच में मेरा जाकर केस लग गया है, तो वहां तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने तो जो वैकेशन बेंच को मैनेज कर लिया था लोअर कोर्ट में, यहां तो मैनेज नहीं हो पाएगा। यहां तो वो बाल की खाल निकालेंगी, बाल की खाल छोड़ दीजिए, यहां तो केस का मेरिट ऐसा है जिसमें हमको बेल तो मिलना है ही नहीं, किसी भी सूरत पर नहीं। 2026 करोड़ का घोटाले का सीएजी का रिपोर्ट है, उस सीएजी के रिपोर्ट को खारिज कौन करेगा? सीएजी की रिपोर्ट जस्टिस सूर्यकांता ने नहीं बनाई है, सीबीआई ने नहीं बनाई है, ईडी ने नहीं बनाई है। सीएजी की रिपोर्ट एक स्वतंत्र ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बनाई है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल लिकर पॉलिसी की वजह से दिल्ली सरकार के खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अरे भाई, यही कैलकुलेशन था ना 2G स्कैम में, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है। यही था 2G स्कैम में कि भाई 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें लर्नेड लॉयर कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे कि भाई कुछ हुआ नहीं, किसी ने किसी को पैसा दिया नहीं, कहीं पैसा गया नहीं, तो 1,76,000 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ? ये सोचिए कितना बड़ा दलील दे रहे थे कि भाई टेंजिबल कुछ दिख नहीं रहा है, सामने से कुछ दिख नहीं रहा है कि नोट किसको गया, कहां नुकसान हुआ, 1,76,000 करोड़ कैसे आया। असल में सीएजी ये कह रही थी कि अगर आप कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, उस स्कीम से कितना लाभ हो सकता है, उसका कैलकुलेशन होता है। उस स्कीम से सरकारी खजाने को, जो 2G स्कैम हुआ, 2G स्कीम से सरकार को 1,76,000 करोड़ का फायदा हो सकता था। इसी को कपिल सिब्बल कह रहे थे कि नहीं, ये आपका टेंटेटिव आर्गुमेंट है, इंटेंजिबल है, दिस इज नॉट दृष्टिगत, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अनटेंजिबल क्या है? टेंजिबल यह है कि कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आप ये कैलकुलेशन पर कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन जो है ये फिक्शस है, ये काल्पनिक कैलकुलेशन है, लेकिन केस ठहरा नहीं, टिका नहीं। हालांकि ये और बात है कि उस केस में सारे लोग बरी ही हो गए, सारे लोग बरी हो गए। अब पता नहीं उस केस में क्या हुआ नहीं हुआ, भगवान जाने। 1,76,000 करोड़ का ढोल पीटा गया, ये भी सही है। सीएजी की रिपोर्ट थी, ये भी सही है। सरकार गई, ये भी सही है। लेकिन उसके बाद जो बाकी लोग थे वो सब बरी हो गए और कहीं कहीं कुछ कुछ केस चल रहा है। लेकिन अब कुछ नहीं, कनिमोझी सांसद है बनी हुई, साहब सांसद बनी हुई है। यही चल रहा है इस देश में। नेता जेल जाते हैं लेकिन फिर वो सजा उनको पूरी तरह से वो काट नहीं पाते। 5 रुपए की पॉकेटमारी में कोई पकड़ा जाए तो 30-30 साल तक जेल में रह सकते हैं साहब। 20 रुपए की चोरी के आरोप में 39 साल के बाद एक व्यक्ति बाहर आए और 1 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। यह है हमारा जुडिशियल सिस्टम। लेकिन हम लोगों का सवाल है, हमारा सवाल है कि हम ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ, रॉटन सिस्टम के खिलाफ खड़े हों। वो कहें कि हमारे खिलाफ फैब्रिकेटेड खबर बनाए, हमारे खिलाफ फैब्रिकेटेड केस बनाया गया है और इसकी हमें बरी कर दिया गया है। हमारी जांच हाईकोर्ट के अधीन हो, सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जिस दलील पर, जिस फैक्ट्स पर, जिस फिगर्स पे हमें लोअर कोर्ट ने बरी किया है, उसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, उसी आर्गुमेंट पे हमारी सुनवाई हाई कोर्ट में हो। हम ये दलील देंगे। वो दलील ही नहीं दे रहा है केजरीवाल। देश कह रहा है कि अरे आप तो कट्टर ईमानदार हो, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं, आप कट्टर ईमानदार हो। तो आप ये कट्टर ईमानदारी को लेकर के आइए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और कहिए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, आपने मुझे बेईमान बनाया है, आपने मुझे जेल भेजा है और जिस जज ने हमारे बेल को रिजेक्ट किया था उनके खिलाफ प्रोसीडिंग सुनिए।
साहब कोई भी जज इस देश में कानून से ऊपर नहीं है। नीलेश ओझा जी की इस पर बहुत बड़ी किताब है, बड़ी किताब उन्होंने लिखी है, बहुत बहुत सारा एप्रिसिएशन हुआ है इस मामले में उनकी, कि जजेस आर नॉट इवन अबव द लॉ, दे विल बी ऑल्सो हेल्ड गिल्टी इफ दे डू एनी क्रिमिनल एक्ट और एनी एक्ट ऑफ अनलॉफुल एक्ट, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो जजेस आर नॉट इवन अबव द लॉ। तो आप कहिए कि आपने मुझे किसी गलत मोटिव से मेरे बेल को रिजेक्ट किया और मुझे जेल भेजा। नीलेश ओझा जी मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस को के खिलाफ आर्गुमेंट दिया। 5 जजों की बेंच बैठ गई नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए और कहा कि आपने पब्लिक में जाकर के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स क्यों ना चलाई जाए। और उसमें आर्गुमेंट दिया गया कि आपको अगर कोई भी शिकायत थी जज महोदया से तो आप उपयुक्त फोरम उसका अदालत है, अदालत में आकर के अपनी बात रखते, आप पब्लिक में क्यों गए। नीलेश ओझा को कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा, आप ये बात मीडिया में क्यों गया। दलील पक्की थी, लेटर बहुत आ गया। नीलेश ओझा जी ने कहा कि माननीय श्रीमान पांचों जज साहब, आप गलत हैं, आपको सही सूचना नहीं है, आपको जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पत्र पर आपने गठित कर लिया है 5 जजों की बेंच हमारे खिलाफ, वो उचित नहीं है। कैसे अनुचित है, तो ये लीजिए साहब, 2 साल पहले ही इन द कोर्ट ऑफ लॉ आपके संज्ञान में 2 साल पहले ही 300 पेज का कंप्लेन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ हमारा दिया हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 24 महीने इंतजार करने के बाद भी अगर अदालत उस पर कोई संज्ञान नहीं ले तो हमारे पास क्या चारा बचता है। तब अगर हम पब्लिक में जाते हैं तो क्या हमने कोई गुनाह किया है। अब स्थिति यह है साहब कि नीलेश ओझा बनाम जो कोर्ट चल रहा है उसमें तारीख ही मुलतवी होती जा रही है, क्योंकि 5 जज को लग गया है कि साहब तो गिर गए हम, वो खड़े रहे। हालांकि मर्यादा के साथ वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 5 जज को लग रहा है कि भाई इनका आर्गुमेंट तो सही है कि 24 महीना पहले उन्होंने लिखित दे दिया है कोर्ट में। आज की स्थिति क्या हुई, उनके शिकायत पे उन्होंने शिकायत किया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। आज उनको पनिशमेंट पोस्टिंग मिल गई, मेघालय ट्रांसफर हो गया उनका। और जस्टिस और सीजीआई जो नीलेश ओझा जी के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसका कोई तारीख ही नहीं आ रहा, हो गया ठंडे बस्ते में चला गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। इसको कहते हैं दिलेरी से, ईमानदारी से। अगर आप ईमानदार होते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। कट्टर ईमानदार जी, नीलेश ओझा से सीखिए कट्टर ईमानदारी किसको कहते हैं। उन्होंने जजेस के खिलाफ कंप्लेन किया और आज वो जज मेघालय ट्रांसफर हो चुकी हैं। 5 जजों को सांप सूंघ गया है उनके आर्गुमेंट के सामने। उन्होंने कहा है कि हमने 2 साल पहले 300 पेज का लिखित कंप्लेन फाइल किया है, जिस पर मुंबई हाईकोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तब मैं प्रेस में गया हूं, कोई आर्गुमेंट नहीं है, बचाव नहीं है। आप कट्टर ईमानदार कहते हैं खुद को, लेकिन आप ये दलील नहीं दे पा रहे हैं कि मुझे आपने गलत मेरा बेल रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से मुझे 12 महीने जेल में रहने पड़े। तो साहब 6 अप्रैल के पहले ही श्रीमान केजरीवाल फरारी का खेल खेल रहे हैं। आप देखेंगे ये गायब हो जाएंगे। मुझे डर है, मुझे शंका है कि श्रीमान केजरीवाल कहीं गायब ना हो जाएं, क्योंकि अगर 6 अप्रैल को हाई कोर्ट ने कह दिया कि वो वर्डिक्ट बेकार है, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अभी जो ये जेल से बाहर घूम रहे हैं और बरी होकर के घूम रहे हैं, तो ये फिर मामला इनके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मुझे शक है, पावर गैलरी में चर्चा है, मंगल बाजार का शर्ट और शनि बाजार का ये पैंट पहन करके आपको कॉमन मैन दिखाएंगे। नाच देखा था आपने इनका? नाच का वीडियो अगर अवेलेबल हो तो जरा दिखाइए, इनका नाच का वीडियो दिखाइए। कॉमन मैन, इन्होंने अपनी बेटी की शादी की या बेटा की शादी की, मुझे नहीं मालूम किनकी शादी की, लेकिन जिस शादी में ये 5 सितारा होटल में ये डांस कर रहे हैं कॉमन मैन,
5 सितारा होटल में नृत्य कर रहे हैं, अरे कोई आपत्ति नहीं है नृत्य करने में। आप अपनी पुत्री या अपने पुत्र की शादी में अगर आप नृत्य करते हैं तो कौन आपको रोक सकता है, आपको जरूर नाचना चाहिए। लेकिन सवाल है कि वो मंगल बाजार का शर्ट और सनी बाजार का पैंट पहना हुआ व्यक्ति 5 सितारा होटल में डांस कर रहा है। अरे ये धूर्तता की मिसाल मैं फिर कह रहा हूं आपको कि मंगल बाजार का शर्ट पहन के और सनी बाजार का पैंट पहन करके ये बताने की कोशिश करना कि हम ईमानदार हैं, हमको जो पैसा मिलता है उसी पर जीवन बिताते हैं, हम देखिए कॉमन मैन की तरह रहते हैं। वो जो है करावल नगर और फलना नगर, चिल्ला नगर की जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों के रहने वाले आम आदमी हैं। हम कोई कमिश्नर नहीं रहे हैं, हमारी पत्नी कोई इनकम टैक्स में नहीं रही है, हम तो बिल्कुल मंगल बाजार वाले आदमी हैं साहब, रेडी पटरी लगाने वाले आदमी हैं। इस तरह का पोस्टरिंग करके 5 सितारा होटल में नृत्य करने वाले श्रीमान केजरीवाल आपकी आंखों में प्रत्येक दिन धूल झोंक रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, श्रीमान केजरीवाल ने भारतीय राजनीति का जितना नुकसान किया है, आज तक आजादी के बाद इतिहास में इस तरह का नुकसान किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में राजनीति को इतना नीचे ले जाने का जो पाप केजरीवाल ने किया है, वो आपको देखिएगा कि 6 अप्रैल को इनका दूध का दूध पानी का पानी होगा और तुषार मेहता फिर कहेंगे कि देखिए एसएलपी पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये इंसान भागने के चक्कर में है, फिराक में है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन ये मंगल बाजार के शर्ट और सनी बाजार के पेंट वाले केजरीवाल नहीं हैं, 5 सितारा होटल में नाचने वाले केजरीवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।